आइए आज आपको हयात जीएस क्लास से आपका परिचय कराते हैं। बहुत लोग हैं जो तैयारी तो करते हैं, उनकी तैयारियां होती भी हैं और कुछ पावदान में वो सफल भी होते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वो सफल नहीं हो पाते हैं। और जो सफल होते हैं उनके इतिहास बनते हैं और जो सफल नहीं हो पाते हैं उसका कोई इतिहास नहीं बनता। अगर कोई पीटी पास किया है तो फिर वो मेंस देगा, और जब वो मेंस पास करेगा तो फिर वो इंटरव्यू देता है, और जो इंटरव्यू में पास होता है उसके हर अखबारों में, यूट्यूब में, विभिन्न चैनलों में उनके तो नाम आते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू से लौटता है और 1 या 2 नंबर के लिए उनके छटते हैं और उनका नाम किसी अखबार और इतिहासों में नहीं रह जाती है, इतिहासों के पन्ने में नहीं रहती है। इसलिए दोस्तों, आप अपना ऐसा इतिहास लिखिए जो आप भी अखबारों में आएँ, यूट्यूब में आएँ, अनेक चैनलों में आएँ और आपके भी इतिहास लिखे। इसके लिए मुझे लगता है कि शुरू से आपकी तैयारी बहुत मजबूत और क्लियर कंसेप्ट के साथ होनी चाहिए। अगर आप क्लियर कंसेप्ट के साथ अपनी तैयारी अगर करते हैं तो आपको नाकामी हाथ नहीं लगेगी। आप इसको ऐसे समझें कि अगर कोई लड़का पीटी पास करता है और कोई फेल करता है तो दोनों पास करने वाले के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मेंस लिखेगा, और फिर जो मेंस में पास करता है तो वो इंटरव्यू जाएगा। लेकिन जो मेंस में फेल किया या पीटी में फेल किया या इंटरव्यू में जाके फेल किया, सभी एक जगह फिर एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपना परिचय देते ही फिरते हैं कि मैंने इंटरव्यू दिया था। कोई उसको जानने की कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको परिचय कराएं हयात जीएस क्लास में, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ और आप अंतिम रूप से सफल हो जाएं, क्योंकि 1-2 नंबर की कमी आपको न रहे। इस बेस्ट कंसेप्ट के लिए और बहुत उम्मीद के साथ हम आपको आज अपना पहला यूट्यूब अपलोड कर रहा हूं। और आइए आपका परिचय हम सबसे पहले कराते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय संविधान ये किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, खासतौर से पीटी और मेंस सब में होता है। इसलिए हम आज सोच रहे हैं कि आपको जीएस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको परिचय कराएं। भारतीय संविधान का जो इतिहास, डेवलपमेंट का जो इतिहास है, वो 2 हिस्से में बांट के हम देख सकते हैं। पहला हिस्सा है संविधान सभा के गठन के पूर्व का इतिहास और संविधान सभा के गठन के बाद। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो गठन है वो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली हुआ है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पहले कानून बनाती थी और फिर वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होते होते भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारतीय पार्लियामेंट अब कानून बनाती है। तो हम आपको भारतीय संविधान के गठन के पूर्व के बारे में बताएंगे। तो अब अंग्रेज, एक ब्रिटिश कंपनी जो यहाँ आई थी, वो एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका काम केवल ट्रेड करना था, व्यापार करना था। लेकिन आप आइए, वो ट्रेड करने वाली कंपनी को लगा कि अब मेरा फ्री ट्रेड हम तभी कर पाएंगे जब शासन में मेरी भागीदारी होगी। तो उस शासन में भागीदारी के लिए ये अपनी कूटनीतिक, राजनीतिक, छल प्रपंच सभी कुछ करने की तैयारी शुरू कर दिया। और आप आइए वो दिन याद करिए, 23 जून 1757। ये दिन है 23 जून 1757, काफ़ी गर्मी भरा दिन। भागीरथी नदी का किनारा है और ये बंगाल का जगह है, भागीरथी नदी है। और वही भागीरथी नदी जो गंगा नदी बक्सर में बहती है और आगे चल के वही नदी फिर भागीरथी नदी में तब्दील हो जाता है। 23 जून 1757 मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास का यह सबसे बड़ा माइलस्टोन है कि 23 जून 1757 में अगर भारतीय में भारतीयता रहती, मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला का, अगर वो भारतीयता दिखाता, अगर वो ईमानदारी दिखाती, तो अंग्रेजों का 1757 से लेकर 1947 तक का एक इतिहास का पन्ना ही नहीं बन पाता। और वो पन्ना तो केवल इसलिए बन गया, वो इतिहास बन गया, क्योंकि 23 जून 1757 को मीर जाफर से गलती हो गई। मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला और इसका नतीजा ये हुआ कि 23 जून सिर्फ एक दिन की लड़ाई में वो लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। और उससे पहले एक छोटी सी घटना और है मित्रों, वो है 20 जून 1756। 20 जून 1756 को ब्लैक होल वाली एक घटना घटती है, जिसमें एक 169 पर्सन को कैद किया जाता है जो अंग्रेज होते हैं। उसमें कहा जाता है कि 146 लोगों की डेथ हो गई और 23 केवल जिंदा बचा था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए प्लासी के मैदान पर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से मिलकर भागीरथी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा अपराध किया, एक षड्यंत्र किया, और वहां से अंग्रेज की इतिहास शुरू होती है। फिर वो आता है एक डेट और, वो 22 अक्टूबर 1764,
ये वही गंगा नदी का किनारा है और बक्सर का मैदान है। और इसमें मीर कासिम नहीं, मीर जाफ़र नहीं, एक बहुत ही वॉरियर इंसान है मीर कासिम, और वो फिर अवध के नवाब और फिर मुगल बादशाह शाह आलम सब की एक संयुक्त सेना की लड़ाई होती है। संयोग से वो लड़ाई फिर एक बार किस्मत साथ नहीं देता है। हालांकि ये योद्धाओं की लड़ाई थी, बक्सर की लड़ाई, और उस बक्सर की लड़ाई गंगा नदी के किनारे पे जो लड़ी गई, ये लड़ाई योद्धाओं की तरह लड़ी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़ाई हार जाता है और फिर वहाँ से अंग्रेज पूर्णतः ताकत में आ जाता है। और आने के बाद फिर क्लाइव का ज़माना रहता है 1757 से 1760, फिर 1765 से लेकर 1767 तक ये दोबारा फिर इंग्लैंड से वापस इसको बुलाया जाता है। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स साहब आते हैं। अब तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगता है कि ये जो ट्रेड करने वाली कंपनी गई थी, अब ये पॉलिटिक्स करने लगे हैं, ये सत्ता में आने लगे हैं, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता है कि अब इस पे कुछ ना कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, नहीं तो मोनोपोली ट्रेड बढ़ रहा है। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला जो एक्ट लाया वो लाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 में पहला एक्ट आया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, और पास करने के बाद ये जो अंग्रेज की जो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास किया। उसमें उन्होंने कहा कि वारेन हेस्टिंग्स साहब, पहला तो यह कि वारेन हेस्टिंग्स साहब अंग्रेजी जितने क्षेत्र हैं उसके गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और फिर उन्होंने कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, और एलिजा हेम्पे को उसका चीफ जस्टिस बनाया जाता है। वही एलिजा हेम्पे जिसको रिजिग्नेशन देना पड़ा था नंद किशोर मर्डर केस में, उनको जो गलत सजा दे दिया गया था, इसलिए उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो यह माना जा सकता है कि अंग्रेज कहीं ना कहीं न्यायप्रिय था। उसके चीफ जस्टिस, जो पहला ही चीफ जस्टिस था, उसको रिजिग्नेशन देना पड़ा था उनके गलत फैसले के वजह से। तो ये पहला जो एक्ट आया, उस पहले एक्ट में कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अंकुश लगाने का प्रयास किया कि कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता है, कि वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो अंग्रेजी पूरे क्षेत्र का गवर्नर जनरल होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और जो कलकत्ता में स्थापित किया गया, और वो सभी केसों का हियरिंग करेगा। और अब देखिए उसकी न्यायप्रियता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस को भी रिजिग्नेशन करना पड़ा था क्योंकि उसने गलत फैसला दे दिया था। उसके बाद जो दूसरा एक्ट आता है तो वो एक्ट आता है सेटलमेंट एक्ट 1781 में। इसमें सिर्फ कुछ थोड़ा सा रिमूव कर दिया गया कि बिहार उड़ीसा को भी अपना कानून इस क्षेत्र में कानून बना सकता है। फिर उसके बाद 3 साल के बाद एक एक्ट आया, और उस एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत बड़ी बातें लाया गया, क्योंकि इसको 2 हिस्से में बांट दिया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ट्रेड के सारे काम को देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को देखेगा। दोनों के अलग अलग काम, यानी ब्रिटिश कंपनी को अलग काम करना है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग काम करना है। फिर उसके सुधार करने के लिए लगातार ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाता रहा। तब उसके बाद उन्होंने जो शुरू किया वो चार्टर अधिनियम शुरू किया। देखिए, चार्टर अधिनियम को बहुत सरलता से समझना पड़ेगा। चार्टर अधिनियम को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 20-20 साल पर आया। पहला चार्टर अधिनियम है 1793, अगर इसमें 20 जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 1813, फिर उसमें 20 जोड़ेंगे तो 1833, फिर उसमें 20 जोड़ेंगे तो 1853। इस तरह से 4 चार्टर एक्ट आया, चार्टर अधिनियम भारत में आया। और ये सभी एक्टों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगातार कहीं ना कहीं वो दबाव बनाने का काम किया। जैसे देखिए, चार्टर अधिनियम 1793 जो आया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर लोगों की जो वेतन का भुगतान था वो भारत के राजस्व से होना था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पेमेंट था वो भारतीय राजस्व से नहीं होना था, वो कंपनी को ही देना था। अगर आप हम लोग आगे आगे जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी एक्ट आया, उसमें कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जो ताकतें थी वो कम करता गया, और ब्रिटिश हुकूमत ज्यादा से ज्यादा ताकत बढ़ाता गया। और उसमें लोगों के सोशल वेलफेयर, लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायपालिका सब धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो आगे बढ़ता जाएगा। भारतीय संविधान को समझने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जब मेरा यूट्यूब आएगा तो उसमें मैं बहुत और डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और उसमें आपको समझाऊंगा कि आप चार्टर अधिनियम, जो 4 चार्टर अधिनियम है 1793, 1813, 1833, 1853, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम का सीरीज शुरू होगा। वो मेरे अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।